हाय व्यूअर्स, मैं उमानाथ सिंह और आप लोग का अपने यूट्यूब चैनल करियर पॉइंट में स्वागत है दोस्तों। तो माय डियर स्टूडेंट्स, चलिए आप लोग के रिक्वेस्ट पर शिवम जी आपके लिए भी खास करके है, तो आपने ही रिक्वेस्ट किया था। चलिए आपके लिए मैंने ये वीडियो तैयार कर दिया। आपने कहा था कि सर फिगर ऑफ स्पीच की वीडियो अपलोड कीजिए, तब लीजिए आपके लिए यह फिगर ऑफ स्पीच आज हाजिर है दोस्तों। आज मैं आपको 35 फिगर स्पीच पूरा पढ़ा दूंगा, पूरा शुरू से अंत तक पूरा वीडियो देखिए, स्किप मत कीजिएगा और पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कराऊंगा, बिकॉज कॉन्सेप्ट इज पावर। तो आइए टाइम वेस्ट किए बगैर आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, मैं ऐसा रोजाना वीडियो देता रहता हूँ, अपलोड करता रहता हूँ, तो उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि रोजाना की नोटिफिकेशन आपको फ्री में मिल सके, हमारी वीडियो आप टाइम से देख सकें। और वीडियो पसंद आने पर लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, भूलिएगा मत। तो आइए देखते हैं फिगर्स ऑफ स्पीच को हिंदी में क्या कहते हैं, अलंकार कहते हैं दोस्तों। तो ये अलंकार होता क्या है? जैसे कोई लेडीज है, औरत है, लड़कियां हैं, वो गहने क्यों पहनती है, सजती सवरती क्यों है? बता, जवाब दीजिए आप हमको। लड़कियां औरतें गहने क्यों पहनती है, आभूषण क्यों पहनती हैं, ऑर्नामेंट क्यों पहनती हैं, वाई डू वियर ऑर्नामेंट? तो इसका आंसर एक ही है, क्या? सुंदर होने के लिए, अच्छा लगने के लिए ना। गहने पहनेंगे, हार पहनेंगे, मालाएं पहनेंगे, सब पहनेंगे, तो क्यों? सुंदर होने के लिए। तो सिर्फ वही चीज़ हमारा यहाँ पर इंग्लिश में भी फिगर ऑफ स्पीच का काम करता है। तो दोस्तों, जिस तरह से औरतें अपने आप को संवारने के लिए, सुंदर लगने के लिए गहने आभूषण पहनती है, ठीक उसी तरह से काव्य को सुंदर बनाने के लिए, कविता को सुंदर बनाने के लिए उसको में जिन तत्वों का हम प्रयोग करते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, अलंकार कहते हैं दोस्तों। ये बहुत ही अच्छी परिभाषा है। देखिए डेफिनेशन और परिभाषाएं हम आपको 3 लैंग्वेज में बताएंगे, पूरा देखिए। तो परिभाषा पहले मैं आपको संस्कृत में बता देता हूँ दोस्तों। माय डियर स्टूडेंट्स, अलंकरोत इति अलंकार, अलंकरोत इति अलंकार मतलब जो अलंकृत करे, सुंदर बनावे, वही तो हमारा क्या है, अलंकार है। तो आइए और देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए हिंदी में परिभाषा है, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। ठीक है गई? तो जो काव्य की शोभा बढ़ा दे, गाना की शोभा बढ़ा दे, तो उन्हीं को हम क्या कहते हैं, अलंकार कहते हैं। तो आइए इंग्लिश में डेफिनेशन कुछ दिए हैं, जो आपको अच्छी लगे उसको लर्न कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, और ऐसी डेफिनेशन आपको कहीं मिलेगा नहीं। तो पहली डेफिनेशन हमारी है इंग्लिश में, द लिटरेरी टर्म विच इज यूज्ड टू इंक्रीज द ब्यूटी ऑफ लिटरेचर इज कॉल्ड फिगर ऑफ स्पीच। आया समझने? बहुत ही सटीक परिभाषा मैंने बनाया इसको। तो मतलब इसका जो ये हम हिंदी लिखे हैं वही उसी का ये इंग्लिश ट्रांसलेशन है। द लिटरेरी टर्म, लिटरेरी मतलब होता है साहित्यिक, टर्म मतलब पद, वह साहित्यिक पद विच इज यूज टू इंक्रीज, इंक्रीज मतलब होता है बढ़ाना, यूज मतलब प्रयोग करना, जो कि बढ़ाने के लिए प्रयोग किया जाता है, क्या? ब्यूटी ऑफ लिटरेचर, लिटरेचर माने साहित्य, साहित्य की सुंदरता बढ़ाने वाले तत्वों को ही क्या कहते हैं, इसका फिगर स्पीच को हम क्या कहते हैं, अलंकार कहते हैं। आइए और देखते हैं फिगर डेफिनेशन। अ फिगर ऑफ स्पीच इज अ डेविएशन फ्रॉम ऑर्डिनरी यूज ऑफ वर्ड्स विथ अ व्यू टू इंक्रीज देयर इफेक्ट्स। मतलब फिगर स्पीच वो होता है जो कि सामान्य शब्दों का प्रयोग करके उसके प्रभाव को क्या बढ़ा दे, उसी को क्या कहते हैं, फिगर स्पीच कहते हैं। और भी डेफिनेशन आर करके यहाँ पे लिखे हैं, अ फिगर ऑफ स्पीच इज अ डिपार्चर फ्रॉम द ऑर्डिनरी फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन और द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ आइडियाज इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस अ ग्रेटर इफेक्ट। तो उसको भी हम फिगर ऑफ स्पीच कहते हैं दोस्तों। हमारे इंटरमीडिएट में कक्षा 12 में 8 प्रकार के फिगर ऑफ स्पीच पूछे जाते हैं, तो उसको मैं बहुत ही जादुई तरीके से याद करा दूंगा, हमेशा याद रहेगा। तो आके देखिए, वीडियो देखते रहिए, और आगे जो BA MA में भी पूछे जाते हैं उनका भी मैं पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कराऊंगा, बिकॉज कॉन्सेप्ट पावर। तो आइए अब मैं ऐसे सूत्र दे रहा हूँ जिससे कि आप हमेशा ज़िंदगी भर मरते दम तक नहीं भूलेंगे। तो मेरे माय डियर स्टूडेंट्स, हमारे क्लास 12 में जो है ये 7 प्रकार के फिगर ऑफ स्पीच आपके पूछे जाते हैं। तो इनको मैं आपको शैम्पू के द्वारा बता दूंगा दोस्तों। आप लोग ये शैम्पू तो लगाते ही होंगे, तो शैम्पू लगा करके मैं अभी आपको याद करा देता हूँ। और आइए देखते हैं शैम्पू सूत्र से कैसे हम इसको लगाते हैं। आपका सिनोल शैम्पू है, हर्बल RCM का शैम्पू, बहुत अच्छा शैम्पू है। अगर लेना चाहते हैं मेरे पास दुकान है, आके आप ले सकते हैं, तो बहुत ही अच्छा है। तो अभी शैम्पू के जरिए आइए आपको मैं इनको याद कराता हूँ कैसे याद करना है। तो आइए ट्रिक समझते हैं और पूरा वीडियो देखिए, समझिए। तो देखिए गाइस, करना क्या है, शैम्पू शब्द पहली स्पेलिंग आप लिख लो यहाँ, ठीक है। शैम्पू, शैम्पू की स्पेलिंग क्या है, SHAMPOO।
POO, ठीक है। शैम्पू, शैम्पू क्या, ये सातों फिगर स्पीच कौन कौन सा है, पहले नाम एक बार याद कर लो अच्छे से, तभी याद होगा। तो पहला है हमारा सिमली, सिमली को कहते हैं उपमा। दूसरा है मेटाफोर, पहले ना METAPHOR, मेटाफोर में रूपक। फिर है तीसरा पर्सोनिफिकेशन, PERSONIFICATION, पर्सोनिफिकेशन में मानवीकरण, मानवीकरण है यहाँ पर करण। फिर इसके बाद है अपोस्ट्रॉफी, APOSTROPHE, अपोस्ट्रॉफी में संबोधन। फिर है पांचवा है ऑक्सीमोरन, OXYMORAN, ऑक्सीमोरन मीन्स विरोधाभास। 6 है आपका हाइपरबोल, HYPERBOL, हाइपरबोल मीन्स अतिशयोक्ति। और 7 है आपका ओनोमाटोपोइया मीन्स ध्वनि सूचक, इसकी स्पेलिंग हो जाएगी ONOMATOPOEI, सबसे लॉन्ग स्पेलिंग है, मतलब ध्वनि सूचक। अब ये सातों नाम आप कैसे याद करेंगे, ये शैम्पू है तो ये शैम्पू के द्वारा हम अभी देखो याद करा देते हैं तुरंत। तो देखिएगा करना क्या है, पहले आपको यहाँ देखिए यस है, तो यस मतलब क्या होगा, यस से देखिए इसमें कोई वर्ड है, सिमली है ना, तो यस का मतलब हो गया क्या, सिमली। यच से क्या हो गया, यच से देखो यहाँ क्या हाइपरबोल, तो यच मतलब हो गया हाइपरबोल। यस से हो गया आपका सिमली, सिमली याद कर लेते हैं। यच से हो जाएगा क्या हाइपरबोल, हाइपरबोल हो गया हाइपरबोल। अब इसके बाद ए से क्या है हमारा, देखिए एस इसमें क्या है एपोस्ट्रोफी है, तो एस इक्वल टू एपोस्ट्रोफी, एपोस्ट्रोफी ये हो गया। अब यम से क्या है हमारा मेटाफोर हो गया, मेटाफोर, मेटाफोर हो गया। और पी से हमारा हो गया पर्सोनिफिकेशन, पर्सोनिफिकेशन, पर्सोनिफिकेशन हो गया। और ओ से हो गया हमारा कौन सा ऑक्सीमोरन, ऑक्सीमोरन। और फिर दूसरा ओ से क्या है ओनोमाटोपोइया हो गया, ओनोमाटोपोइया, टोपोइया ये हो गया। तो ये देखिए शैम्पू सूत्र अगर आप याद किया है, शैम्पू तो रोज लगाते हो, भूलना तो नहीं चाहिए आपको। अगर शैम्पू शब्द याद है, स्पेलिंग याद है, तो उसके द्वारा ये आप सातों नाम बहुत ही आराम से याद करते हो, हंसते हंसते याद कर सकते हो। तो चलिए एक और मैं आपके लिए दूसरा वर्ड भी बता देता हूँ, उसके द्वारा भी आप याद कर सकते हैं। गाइस ये हमारा दूसरा वर्ड है, देखिए दूसरा शब्द है, उसको भी लिख लीजिए आप, ऐसा किसी भी वीडियो में मिलेगा नहीं, अच्छे से दोहरा तेरा के देख लीजिए। होमोपास, HOMOPAS। अब इसको भी तो आप याद रख सकते हो, होम कहते हो, होमो कर दीजिए ना, और फिर पास मतलब गुजरना, घर से गुजरना, ऐसे कह लो घर से गुजरना, तो इस तरह से याद रहेगा, घर से गुजरना मतलब होमोपास। तो ये आपका इस तरह से भी याद कर सकते हो, होमोपास से भी। तो गाइस इसमें मेरे माय डियर स्टूडेंट यच फार हो गया हाइपरबोल, ओ फार ऑक्सीमोरन, यम फार मेटाफोर, फिर ओ फार ओनोमाटोपोइया, फिर पी फार पर्सोनिफिकेशन, यहाँ से सॉरी पर्सोनिफिकेशन हो गया पी फार, ए फार एपोस्ट्रॉफी, देखिए यहाँ पर है एपोस्ट्रॉफी हो गया। और फिर यस से सिमिली। तो इससे भी सातों शब्द से आप होमोपास से भी अच्छे से याद कर सकते हो। तो अब चलते हैं आगे, जो है इन सभी की मैं डिफिनीशन दूंगा, पूरा एग्जाम्पल क्लियर कराऊंगा, एवरीथिंग क्लियर करा दूंगा, सब कुछ अच्छे से समझा रहा हूँ दोस्तों। और इसके बाद MA BA में भी जो पूछे जाते हैं उनको भी आज मैं इस वीडियो में बता दूंगा, और कुल मिला के मैं आपको 35 फिगर स्पीच पूरा क्लियर कराऊंगा दोस्तों। बस मेरे साथ बने रहिए आज। तो ठीक है, चलिए डेफिनीशन देखते हैं इनके बाद। इस वीडियो को आइए देखिए, इस वीडियो में सभी फिगर स्पीच की परिभाषा और उदाहरण सब क्लियर करूंगा, सब कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा, बिकॉज कॉन्सेप्ट इज पावर। तो आइए सबसे पहले हम इसको शुरू करते हैं। और पहला हमारा फिगर स्पीच है सिमिली। तो सिमिली क्या होता है दोस्तों, इसको हिंदी में कहते हैं उपमा। उपमा अलंकार क्या होता है, तो एक डेफिनेशन आप लिख लीजिए, कॉपी पेन लेके बैठिए, लिखते रहिए। व्हेन कंपैरिजन इज मेड बिटवीन टू different kinds of objects at least one point is a common is called simile। ठीक, मतलब कंपैरिजन में तुलना बिटवीन टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट है दोस्तों, डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब कि जब तुलना दो अलग अलग जात के बीच की जाती है, अलग अलग वस्तुओं के बीच की जाती है, अलग जात की वस्तु होनी चाहिए, और उसमें कम से कम एक गुण क्या हो, पॉइंट मतलब गुण, एक गुण कॉमन हो,
तो उसको हम क्या कहेंगे, सिमिली कहेंगे, उपमा कहेंगे, ठीक है। और दिया आगे इट्स कॉल्ड सिमिली। कंपैरिजन वर्ड्स लाइक एज, सो, एज, सो, एज। देखिए एज बीच में दैट से मतलब बीच में कोई नाउन भरा रहेगा या कोई वर्ड भरा रहेगा। सो एज है, यहाँ पर भी बीच में कोई वर्ड भरा रहेगा। इट इज सी आर फाउंड इन सिमिली। तो दोस्तों सिमिली को पहचानने का सबसे बेहतरीन तरीका है कि उसमें आप देख लीजिए वाक्य में अगर कहीं पर एज, लाइक, एज, सो एज ये सब आया तो आंख मूंद कर आप एकदम सिमिली लिख दीजिए, 100% सही हो जाएगा दोस्तों, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो आइए इसका एग्जाम्पल हम लेकर के दिखाते हैं कैसे सिमिली है। पहला एग्जाम्पल है हमारा, वी बियर हर अलोंग लाइक अ पर्ल्स ऑन स्ट्रिंग्स। ठीक, तो देखिए दोस्तों है क्या, यहाँ पर देखिए लाइक है ना, तो लाइक है तो समझ जाइए कि इसमें हमारा सिमिली 100% फिक्स है। तो इसलिए आपका सरोजिनी नायडू का एक चैप्टर है द प्लैंक्टन बियरर, पाल के धोने वाले, तो उसी में से ये लाइन ली गई है। इसमें कहा गया वी बियर मतलब जो पालकी धोने वाले हैं वो कह रहे हैं कि हम लोग पालकी को लेके ऐसे जा रहे हैं कि जैसे कि मोती जो है धागे में कुशी होती है, मतलब धागा, पर्स मतलब मोती जैसे कुशी होती है, उसी तरह से हम पालकी को लेके जा रहे हैं। ठीक, तो आइए एक एग्जाम्पल और देखते हैं। हाँ दोस्तों यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ बियर हर अलोंग लाइक ए पर्ल्स ऑन स्ट्रिंग। तो यहाँ डोली की तुलना, पालकी की तुलना जो है मोतियों से की गई है, इसलिए यहाँ पर सिमिली आपका हो गया, क्योंकि यहाँ पालकी और मोती दो अलग अलग ऑब्जेक्ट वस्तुएं हैं, इसलिए सिमिली यहाँ पर है। तो दूसरा आपका सी इज एज फ्रेश एज ड्यू। फ्रेश में ताजा, ड्यू मतलब ओस, तो कह वह उतनी ही ताजा है जितना कि ओस। और इसको पहचानने का साधारण तरीका क्या है, यहाँ पर देखिए एज आया है, एज एज देखो बताया था ना एज है, तो बीच में फ्रेश आपका एडजेक्टिव जुड़ गया, तो उतनी ही ताजी है जितना कि ओस। तो यहाँ पर उसकी तुलना ओस से की जा रही है, मतलब लड़की की तुलना ओस से की जाएगी। लड़की दूसरी जात की है, ओस दूसरी जाति है, तो यहाँ पर क्या हो गया हमारा सिमिली हो गया। तो इस तरह दोस्तों सिमिली के और भी एग्जाम्पल है, आप आसानी से पकड़ लीजिए, उसको एग्जाम में कीजिएगा, ये इंटरमीडिएट की परीक्षाओं में खूब पूछे जाते हैं। तो आइए कमेंट्स है आपका, यदि तुलना एक ही जाति के वस्तुओं से की जाएगी तो वहां सिमिली नहीं होगा। ठीक है, अगर दोनों वस्तुएं एक ही जाति की है, एक ही कैटेगरी की है, तो उसमें आपकी सिमिली नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। और वह केवल कंपैरिजन होगा, तो वहाँ क्या होगा, सिर्फ तुलना होगी, कंपैरिजन होगा। तो यहाँ एडजेक्टिव को डिग्री होती है पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव, तो यहाँ सिर्फ एडजेक्टिव की कंपैरेटिव डिग्री ही होगी, न कि सिमिली होगा। आइए एग्जाम्पल से क्लियर हम आपको करते हैं। यहाँ एग्जाम्पल है, राम वाज एज ब्रेव एज रावण। तो राम उतना ही बहादुर थे कि जितना के रावण। तो देखिए राम भी आपका मैन है, आदमी है, और रावण भी एक आदमी है, तो दोनों एक ही जात के हैं, इसलिए यहाँ पर सिमिली नहीं हुई दोस्तों। यहाँ पर क्या हो गया हमारा, यहाँ पर सिर्फ हमारा क्या हो जाएगा, कंपैरिजन, पोस्ट में लिख दो कंपैरिजन। यहाँ सिर्फ हमारा कंपैरिजन है क्योंकि तुलना हुआ है, न कि यहाँ पर उपमा अलंकार है, क्योंकि राम और रावण एक ही है। अगर यहीं पर राम आ जाए, प्रेम लाइन कह दिया जाए, राम उतना ही बहादुर थे जितना कि शेर, तब आपका सिमिली हो जाएगा। क्लियर। आइए दूसरा देखते हैं, मेटाफॉर मतलब होता है रूपक। अब रूपक अलंकार क्या होता है दोस्तों, आइए देखिए, शॉर्ट में ये बताते हैं, मेटाफोर इज एन इम्प्लाइड सिमिली। अगर आपको लर्न नहीं है फुल डिफिनेशन तो इतना भी लिख दो तो आपका अंक मिल जाएगा। तो मेटाफोर इम्प्लाइड मीन्स होता है छिपी हुई, सिमिली मतलब उपमा। जो रूपक होता है वह एक विलुप्त या छिपी हुई उपमा होती है। तो आप देखिए डेफिनेशन इसका, व्हेन कंपैरिजन इज मेड बिटवीन टू डिफरेंट थिंग्स एंड बोथ आर ट्रीटेड एज वन एंड सेम थिंग इज कॉल्ड मेटाफोर। मतलब कि जब दो अलग अलग वस्तुओं के बीच तुलना करके और उन दोनों वस्तुओं को क्या किया जाए, एक सेम, एक ही मान लिया जाए, एक बना दिया जाए, तो वहां पर क्या हो जाएगा, आपका मेटाफोर हो जाएगा, रूपक अलंकार हो जाएगा दोस्तों। और आगे इसमें है कंपैरिजन वर्ड्स लाइक एज, सो एज आर नॉट फाउंड इन मेटाफोर। तो सिमिली में जो हम अभी बताए थे, लाइक एज, सो एज पाया जाता है, वो चीजें जो है मेटाफोर में नहीं रहेगा दोस्तों, बस यही डिफरेंस है दोनों में। तो आइए एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं, जैसे लाइफ इज अ ड्रीम।
जीवन एक स्वप्न है, तो ये क्या है, जीवन और सपना की तुलना किया गया है और दोनों को फिर एक में मिला दिया गया, तो इसलिए यहाँ पर क्या हो गया, मेटाफोर हो गया। लाइफ इज ए ड्रीम, जीवन एक स्वप्न है। दूसरा एग्जाम्पल है द कैमल इज द शिप ऑफ डिजर्ट। डिजर्ट मतलब मरुस्थल रेगिस्तान होता है दोस्तों, कैमल मतलब ऊंट। ऊंट रेगिस्तान का जहाज होता है। ये दोस्तों क्या है, ऊंट को रेगिस्तान का जहाज से तुलना करके एक मान लिया गया, तो इसलिए यहाँ पर भी क्या हो गया, हमारा मेटाफोर हो गया दोस्तों। इसमें जो सिमली में एज सो एज था वो सब वर्ड इसमें नहीं है, अगर वही वर्ड इसमें लगा देंगे तुरंत क्या हो जाएगा, सिमली बन जाएगा दोस्तों। आइए और देखते हैं। हाँ, रेगिस्तान का जहाज ऊँट को क्यों कहते हैं, क्योंकि वो ऊँट जो है रेगिस्तान में बहुत ही अच्छी चाल से चलते हैं, अच्छा चल देते हैं और दूसरे लोग नहीं चल पाएंगे, इसलिए इसको वहाँ का जहाज कहते हैं। और ऊँट जो वहाँ पर एटमॉस्फेयर में अपने आप को मोल्ड कर लेता है। अब आइए एग्जाम्पल देखते हैं, दूसरा देखते हैं। फ्रेंडशिप इज अ शेल्टरिंग ट्री। फ्रेंडशिप मतलब मित्रता, शेल्टरिंग शरण देने वाला, ट्री मतलब पेड़। दोस्ती जो है मित्रता जो होती है एक शरण देने वाला पेड़ होता है, मतलब मित्रता को देने वाले पेड़ से तुलना करके एक मान लिया गया। यहाँ पर भी मेटाफोर आपका हो गया। अब आइए देखते हैं डिफरेंट बिटवीन सिमिली एंड मेटाफोर। सिमिली और मेटाफोर में क्या अंतर है दोस्तों, बस कोई अंतर नहीं है, दोनों एक ही है। सिर्फ एक ही अंतर है कि उसमें लाइक सिमिली में जो है लाइक है जैसे सो एज पाया जाएगा, लेकिन मेटाफोर में वही नहीं पाया जाएगा। पहला अंतर ये हो गया। दूसरा अंतर यह है कि सिमिली में दोनों वस्तुओं की तुलना करके अलग अलग क्वालिटी उसकी दिखाई जाएगी, और जबकि मेटाफोर में दोनों को तुलना करके दोनों को क्या मान लिया जाएगा, एक मान लिया जाएगा। ठीक, ये तो हो गया दोनों में अंतर। अब आइए इंटरचेंज ऑफ सिमिली एंड मेटाफोर। तो दोस्तों अगर सिमिली है कोई जगह पे, उसको आप मेटाफोर बनाना चाहते हैं, तो उसमें जो कंपेरिजन वर्ड है उन्हीं को बस हटा दीजिए, आपका मेटाफोर बन गया दोस्तों। अगर मेटाफोर है तो उसमें कंपेरिजन वर्ड लगा दीजिए, सिमिली बन जाएगा। तो जैसे है आपका यहाँ पर एग्जाम्पल अभी दिए थे, लाइफ इज लाइक अ ड्रीम। लाइफ इज लाइक ए ड्रीम। जीवन एक स्वप्न की तरह है। जीवन और सपना दो अलग वस्तुएं हैं, उनकी तुलना की जा रही है और लाइक वर्ड पा गया, तो इसलिए आपका हो गया क्या, सिमिली। है अगर आपको इसको मेटाफोर में कन्वर्ट करना, बदलना है, तो ये जो लाइक है बस उसी को हटा दीजिए, आपका मेटाफोर बन जाएगा। तो हो जाएगा मेटाफोर आपका लाइफ इज अ ड्रीम। लाइफ इज ए ड्रीम, ये आपका मेटाफोर हो गया दोस्तों, मेटाफोर। दोस्तों बस इस तरह से हम आपस में कन्वर्जन कर सकते हैं, सिमिली से मेटाफोर या मेटाफोर से सिमिली, सिर्फ कंपेरिजन वर्ड का फर्क है। तो आइए आगे एक वीडियो भी मैं अभी प्रिपेयर करके दे रहा हूँ, दोस्तों देखते रहिए चैनल को। तो हाँ दोस्तों, अब आइए हम अब आपको तीसरा ठीक है स्पीच पर्सोनिफिकेशन, PERSONIFICATION, पर्सोनिफिकेशन। इसके माने होता है मानवीकरण। तो मानवीकरण क्या होता है दोस्तों, मानवीकरण का क्या होता है, तो आइए डेफिनेशन देखते हैं। द फिगर्स ऑफ स्पीच इन विच लाइफलेस थिंग्स आर आइडिया डेड पर्सन्स एंड abstract ideas are represented as it is living things is called personification। क्लियर दोस्तों, पर्सोनिफिकेशन क्या होता है, मानवीकरण क्या होता है। मानवीकरण है कि मतलब वो फिगर स्पीच, इसमें क्या इन बीच लाइफलेस मतलब निर्जीव वस्तुएं, और डेड पर्सन मतलब मृतक व्यक्ति, एंड abstract आइडिया मतलब अमूर्त विचार, और रिप्रेजेंटेड एज इट इज लिविंग, मतलब ये सभी चीजें जो है अमूर्त विचार, भावना, धारणाएं, मरे हुए व्यक्ति, कोई भी निर्जीव वस्तु है, उन सबको ऐसे आप प्रस्तुत कर दीजिए जैसे कि लग रहा है कि वो क्या है, सजीव है, जिंदा है, आपके सामने है। तो यही क्या होता है, पर्सोनिफिकेशन हो गया, मानवीकरण हो गया दोस्तों। वो क्या, वो जिंदा है, जैसे कि अब ये लकड़ी है, ब्लैक बोर्ड है, हम ऐसे इसको बता रहे हैं जैसे कि ये हमारे सामने ये जिंदा है, तो ये क्या है, पर्सोनिफिकेशन हो गया। तो आइए कुछ एग्जाम्पल आपको एक हम क्लियर करते हैं दोस्तों। यहाँ पर इसका पर्सोनिफिकेशन एग्जाम्पल है, लव इज ब्लाइंड, प्यार अंधा होता है दोस्तों।
ठीक, बात तो सही है, तो 100% है। प्यार अंधा तो कोई देखता नहीं है कौन किस जात का, ऊंचा नीचा अमीर गरीब सबको इक्वल मानता है, प्यार अंधा होता है, नहीं देखता कुछ। तो इसमें दोस्तों है क्या, अंधे तो आदमी होते हैं, आदमी की आंखें होती है वो अंधे होते हैं ना, लेकिन यहाँ प्यार को अंधा बोला गया है, मतलब कि इस प्यार को एक आदमी के रूप में यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है, एक सजीव आदमी के रूप में प्रस्तुत किया गया, बताया गया है। इसलिए यहाँ पर हमारा क्या हो गया, पर्सोनिफिकेशन हो गया, यहाँ पर्सोनिफाइड किया गया है दोस्तों। आइए नेक्स्ट एग्जांपल है, लेट नॉट एम्बिशन मोक दियर यूजफुल टॉयज। ये आपका कैरेक्टर आप एनएलटी रिटन एंड कंट्री चार्ट पर लिखा गया है, लेसन है, उसी से लिया गया है। तो इसमें कहा गया लेट नॉट एम्बिशन, मतलब जो महत्वाकांक्षी लोग होते हैं, मोक माने उपवास करना, दियर यूजफुल टॉय मतलब उनके साधारण से जो टॉय मतलब मेहनत करते हैं उनका मजाक नहीं करना चाहिए। मतलब जो महत्वाकांक्षी है, धनी लोग हैं, उनको गरीब लोगों के जीवन पर जो काम कर रहे हैं उसका मजाक उपहास नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर क्या है, अम्बिशन पर्सन को जो मृतक व्यक्ति या कोई भी है उनको यहाँ सजीव मान के वर्णन किया गया, इसलिए यहाँ पर क्या हो गया, पर्सोनिफिकेशन हो गया दोस्तों। आइए एक और देखते हैं, एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर, मतलब एक्सपीरियंस में अनुभव, टीचर अध्यापक, तो अनुभव ही सबसे अच्छा अध्यापक होता है दोस्तों, ये भी सब कहते हैं ना, अनुभव सबसे अच्छा अध्यापक है। तो यहाँ अध्यापक होता कौन, आदमी लोग होते हैं ना, हम जैसे अध्यापक है, टीचर है, तो आदमी अध्यापक होते हैं, यहाँ अनुभव को ही अध्यापक बना दिया गया है। तो इसलिए यहाँ पर क्या हो गया, पर्सोनिफिकेशन हो गया, मतलब अनुभव को एक आदमी के रूप में सजीव मान के वर्णन किया गया, इसलिए यहाँ पर्सोनिफिकेशन हो गया। अब यही मान लीजिए अगला देखते हैं, अपॉस्ट्रॉफी आ गया, संबोधन। संबोधन मतलब संबोधित करना, इशारा करना होता है दोस्तों। तो ये है क्या, व्हेन डेड पर्सन्स, absent persons, non-living things are treated as a living things and direct address to it is called apostrophe। तो दोस्तों इसमें दोनों में कोई फर्क नहीं, पर्सोनिफिकेशन और अपॉस्ट्रॉफी में। मतलब कि जब डेड पर्सन माने मृतक व्यक्ति, एब्सेंट माने अनुपस्थिति व्यक्ति, नॉन लिविंग माने निर्जीव थिंग्स आर ट्रीटेड माने उसको ऐसा मानकर ऑर्डर किया जाए एज ए लिविंग थिंग माने सजीव के मानकर, एंड डायरेक्ट एड्रेस टू इट, और उसको क्या किया जाए, संबोधित किया जाए कि यही है सामने, तो क्या हो जाएगा, इसको हम क्या कहेंगे, अपॉस्ट्रॉफी कहेंगे दोस्तों। दोनों में फर्क यही है बस। तो आइए अब एक एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल है पहला, ओ जूलियस सीजर्स, जूलियस JULIUS, सीजर का स्पेलिंग है तो CAESAR, सीजर, thou art mighty at, ओ जूलियस सीजर thou art mighty at। ये लाइन जो है, जूलियस सीजर ड्रामा है शेक्सपियर जी का, उसमें की लाइन ली गई है। उसमें जब जूलियस सीजर को सब लोग का सीनेट में जाते हैं तो छुरे जब भोगते हैं, जब उसका दम टूटता है, तो उसका बेस्ट फ्रेंड ब्रूटस था, तो वो भी छुरा भोगता है उसको। तो उसी समय जूलियस सीजर कहता है, ये कहता है ब्रूटस, नहीं सॉरी, उस लास्ट वार जब होता है तो सभी सैनिक अपने आप मर जाते हैं। तो ब्रूटस का जो दोस्त है वो कहता है, वो जूलियस सीजर तुम्हारी आत्मा अब भी है, बहुत ताकतवर है, बहुत शक्तिशाली है। तो यहाँ पर क्या हो गया, जूलियस सीजर तो है नहीं, मर गया था, लेकिन उसको ऐसा वर्णन करके सजीव मान करके संबोधित कर रहा है, जूलियस सीजर यही है अभी। यहाँ पर क्या हो गया, पर्सोनिफिकेशन हो गया दोस्तों। आइए देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल, बहुत ही अच्छा, ये भी शेक्सपियर का ही लाइन है। तो इसमें क्या है, कहा गया फ्रैलिटी दाई नेम इज जो मैन, बहुत ही अच्छी लाइन है दोस्तों। फ्रैलिटी में नहीं होता बेविचार, गलत तौर पे जो बेविचार करते हैं, गलत भावना रखते हैं, गलत काम करती है, उसको क्या कहते हैं, फ्रैलिटी कहते हैं। दाई नेम इज जो मैन, मतलब तुम्हारा नाम ही औरत है, औरत बेविचार ही तेरा नाम है, तेरा काम ही बेविचार है। बहुत सही लाइन शेक्सपियर जी ने बोला है। तो औरतें ऐसा करती हैं लेडीज लोग अक्सर। तो ये देखिए क्या, फ्रैलिटी दाई नेम इज वुमेन, तो यहाँ पर फ्रैलिटी में बेविचार को एक सजीव मान करके उसको संबोधित किया गया, वही है तुम्हारा नाम ही औरत है। तो यहाँ क्या हो गया, अपॉस्ट्रॉफी हो गया। आइए और देखते हैं एग्जाम्पल, ओ हेवी लाइटनेस, ओ भारी और हल्की चीजें, सीरियस वैनिटी, सीरियस माने गंभीर, वैनिटी मतलब गुमान, गर्व, घमंड। तो कह रहे हैं कि वो भारी और हल्की चीजें, तुम्हारी जो घमंड है, गुमान है, बहुत गंभीर है। तो यहाँ पर भी हो गया अपॉस्ट्रॉफी। डिफरेंस बिटवीन अपॉस्ट्रॉफी एंड पर्सोनिफिकेशन, तो दोनों में अंतर क्या है दोस्तों, तो सिर्फ उसमें एक ही अंतर है, उसमें पर्सोनिफिकेशन में भी हम निर्जीव वस्तुओं को, मरे हुए को क्या करते हैं, सजीव मान के बता देते हैं,
इसमें अपोस्ट्रॉफी में भी वही काम करते हैं, मरे हुए को मान के बता देते हैं, लेकिन बस अंतर एक है कि अपोस्ट्रॉफी में क्या किया जाता है, संबोधित किया जाता है कि ये यही है, सामने है आपके, तो ये क्या हो जाएगा, अपोस्ट्रॉफी हो जाएगा। पर्सनिफिकेशन से तुरंत अपोस्ट्रॉफी में चेंज हो जाएगा दोस्तों, यही अंतर है। तो आइए अब अगला स्पीच हम बताते हैं आपको, देखते रहिए। हाँ चलिए दोस्तों, अब आपका पांचवा फिगर आ गया, अलंकार हो गया आर्जीमोरन। आर्जीमोरन मीन्स क्या होता है, विरोधाभास। विरोधाभास मतलब विपरीत गुण। तो आइए इसका डेफिनेशन देखते हैं क्या होता है। व्हेन अपोजिट क्वालिटीज ऑफ सेम पर्सन्स आर थिंग्स सो टुगेदर इज कॉल्ड आर्जीमोरन। सो टुगेदर आर कम टुगेदर इज कॉल्ड आर्जीमोरन। ठीक है, मतलब विरोधाभास क्या होता है दोस्तों, जब एक ही व्यक्ति के दो अलग अलग गुण, अब विपरीत गुण, दो विपरीत गुणों को एक साथ दिखाया जाए तो उसको क्या कहेंगे हम, आर्जीमोरन कहेंगे। एक व्यक्ति हो और उसके दो उल्टे गुण एक साथ दिखाएगा हो तो आपका आर्जीमोरन का ध्यान दे लीजिए दोस्तों, भूलिएगा कभी मत। तो आइए एग्जाम्पल दिखाते हैं, लेकर क्लियर करते हैं इसको। एग्जाम्पल है एंड हैविंग नथिंग ही हैड थॉल। अब ये आपकी लाइन जो है कैरेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ इंटरमीडिएट कोर्स में पोएट्री में है, उसी से लिया गया है। तो इसका मतलब है एंड हैविंग नथिंग, उसके पास कुछ नहीं है। हैविंग नथिंग में कुछ नहीं है, और फिर ही है ठाल, उसके पास सब कुछ है। ऐसा कैसे पॉसिबल भाई, मेरे पास कह रहा कुछ नहीं, उधर कह रहा है सब कुछ है। तो ये क्या हुआ, यहाँ पर कुछ नहीं है सब कुछ है, इसलिए दो गुण जो है एक व्यक्ति के साथ में आए हैं। तो यहाँ पर आपका क्या हो गया, आर्जीमोरन विरोधाभास हो गया दोस्तों। इसमें क्या सीक्रेट है, इसमें मतलब इसमें कहा गया है कि एंड हैविंग नथिंग मतलब उसके पास कुछ नहीं है, यह था मतलब उसके पास संतोष नाम की चीज है, संतोष नाम का धन है, इसलिए सब कुछ है। तो सेटिस्फेक्शन इज द ग्रेटर वेल्थ, मतलब इफ यू हैव सेटिस्फेक्शन एवरीथिंग इन इट विथ यू, अगर आपके पास संतोष है तो समझिए आपके पास सब कुछ है। तो यही इसमें बताया गया है, उसके पास कुछ नहीं है फिर भी सब कुछ, मतलब उसके पास संतोष नाम का धन है, सब कुछ है। आइए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, क्लियर करते हैं। लव इज बिटर स्वीट, प्यार कड़वा और मीठा होता है दोस्तों। सच बात है, प्यार में मजा भी आता है, अगर बिछड़ते हैं कुछ कह देते हैं तो दुख भी होता है, कड़वा भी होता है दोस्तों, बात तो सही है। तो प्यार कड़वा और मीठा होता है, बिटर मतलब कड़वा, स्वीट मतलब मीठा। तो यहाँ प्यार वस्तु की एक ही साथ दो गुण आ गए हैं, कड़वा और मीठा। तो इसलिए यहाँ पर क्या हो गया, पर्सनिफिकेशन हो गया दोस्तों। एक एग्जांपल और देखते हैं। इट इज एन ओपन सीक्रेट, यह एक खुला हुआ रहस्य है। दोस्तों जब रहस्य है, कोई जानता नहीं तो खुला हुआ कैसे रह सकता है, या खुला है जानते हैं सब तो रहस्य कहाँ से हुआ। तो इसलिए यहाँ पर दोनों गुण एक साथ आया है, अपोजिट गुण है ओपन और सीक्रेट, अपोजिट गुण एक साथ आया आर्जीमोरन हो गया यहाँ पर। और दोस्तों जैसे कह दिया ही इज एन ऑनेस्ट थीफ, वह एक ईमानदार चोर है। तो उधर ईमानदार भी है तो चोर कैसे हो सकता है, चोरी कैसे करेगा दोस्तों, सही बात है, ईमानदार चोर नहीं हो सकता। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, आर्जीमोरन हो जाएगा। ये 6 देखते हैं। हाइपरबोल, हाइपरबोल को हिंदी में बोलते हैं क्या, अतिशयोक्ति। अतिशयोक्ति क्या होता है, व्हेन एनी थिंग्स आर पर्सन आर रिप्रेजेंटेड greater or less, better or worse than they really are, that is called hyperbole। मतलब दोस्तों जब when anything में कोई भी चीज या वो व्यक्ति रिप्रेजेंट में उसको प्रस्तुत किया जाए, ग्रेटर वर्स मतलब ग्रेटर मतलब बढ़ाकर, लेस मतलब कम, और बेटर माने अच्छा, वर्स माने खराब, मतलब बड़ा बताया जाए, छोटा बताया जाए, खराब बताया जाए, अच्छा बताया जाए, देन दे एक्चुअली में जितना वो है उससे बढ़ा चढ़ाकर, तो उसको क्या कहते हैं हम, हाइपरबोल कहते हैं, अतिशयोक्ति कहते हैं। सिंपल भाषा में दोस्तों ऐसे याद कर लीजिए, जब किसी व्यक्ति के या वस्तु के गुणों को चढ़ा बढ़ाकर वर्णन किया गया हो तो उसको क्या कहा जाता है, हाइपरबोल कहते हैं दोस्तों। मतलब खूब बढ़ा चढ़ा के सब डायलॉग नहीं हाँकते हैं, डिंग हाँकते हैं, तो क्या हो गया, हाइपरबोल हो गया दोस्तों। नहीं कहते हैं कि मेरे पास 10 करोड़ रुपया है, मैं पूरा पहाड़ ही उठा ले जाऊंगा, अभी मैं फूंक दूंगा तुम उड़ जाओगे, तो क्या फूंक कर दिया उड़ गया, नहीं। तो ये सब क्या है, हाइपरबोल बोलते हैं दोस्तों, अतिशयोक्ति है। आइए एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पर इसके। एग्जाम्पल हाइपरबोल का 10,000 आई एट अ ग्लांस,
मतलब कि मैं एक ही दृष्टि में 10,000 आदमियों को देख लिया। ऐसा कैसे पॉसिबल है? एक बार निगाह उठाया आपने 10,000 आदमी को देख लिया, तो ऐसा पॉसिबल नहीं, बढ़ा चढ़ा के बोला गया है। तो इतना क्या हो गया? हाइपरबोल हो गया। और दूसरा एग्जाम्पल है, दे बिल्ड द नेशंस पिलर डीप एंड लिफ्ट देम टू द स्काई। मतलब ये आपकी लाइन जो है नेशन बिल्डर्स एक चैप्टर 10 में उसी से ले गई है दोस्तों। ये लोग बताया गया है कि वे जो मेहनती लोग हैं, परिश्रमी हैं, ईमानदार लोग हैं, वो राष्ट्र की नींव को, पिलर मतलब नींव को डीप माने गहराई तक ले गए एंड लिफ्ट देम टू द स्काई, और उसको आकाश की बुलंदियों तक उठा के ले गए। तो ऐसा क्या आकाश में नींव को उठा के ले जाओगे बिल्डिंग बनाकर? मतलब कि करना है, यहाँ पर पढ़ा चढ़ा के क्या गया बात, इसलिए यहाँ क्या हो गया? हाइपरबोल हो गया। मतलब इसका मतलब है वो लोग देश की नींव को बहुत गहराई तक किया, उसको खूब अपने देश को विकसित किए, अच्छा बनाए, ये मतलब हुआ इस लाइन का। और है यहाँ देखिए, रिवर्स ऑफ ब्लड फ्लोड इन द बैटल ऑफ महाभारत। महाभारत के युद्ध में खून की नदियां बह रही थी। तो दोस्तों खून की नदियां जैसे धाराएं बहती है, नदी बहती है, इतना खून कहाँ किसको निकल रहा है? खून की नदियां बह, अभी किसी कट गया कह देगा भैया मेरे हाथ से खून की नदियां बह रही थी। तो ऐसा कैसे मालूम? मतलब बढ़ा चढ़ा के किया गया है। तो यहाँ पर भी क्या हो गया? हाइपरबोल हो गया दोस्तों। एक एग्जाम्पल और बोल देते हैं, ये भी बहुत फेमस है। बिलाइंडा स्माइल्ड एंड ऑल द वर्ल्ड बी गे। बिलाइंडा मुस्कुराई और पूरी दुनिया खुश हो गई। तो ऐसा कैसा एक लड़की यार मुस्कुरा देगी, पूरा वर्ल्ड, पूरी दुनिया कैसे खुश हो सकती है? तो इसमें भी क्या हो गया? हाइपरबोल हो गया। मतलब वो अगर मुस्कुराती इतनी अच्छी थी बिलाइंडा ना, उसकी मुस्कान बहुत अच्छी थी, तो सब लोग खुश हो जाते थे, इसलिए कहते थे पूरी दुनिया खुश हो जाती थी। तो आइए देखते हैं। और क्या सेम है आपका इसमें का लास्ट है, ओनोमाटोपोइया। ONOMATOPOEIA। स्पेलिंग अच्छे से आपको लो। ओनोमाटोपोइया मीन्स ध्वनि सूचक अलंकार। तो आइए इसका डेफिनेशन है, द फिगर्स ऑफ स्पीच in which sound suggests its meaning or sense is called onomatopoeia। मतलब वह अलंकार जिसमें आवाज के द्वारा हम उस व्यक्ति की जानकारी ले सके, उसका मतलब समझ सके, तो उसी को क्या कहते हैं? ध्वनि सूचक कहते हैं। मतलब आवाज से ही पहचान जाओ कि क्या हो रहा है, कौन है। तो ये क्या हो गया? ओनोमाटोपोइया हो गया। क्लियर हुआ ना दोस्तों? तो क्लियर हो रहा है? अगर मजा आ रहा है तो लाइक मारते रहिए दोस्तों। एग्जाम्पल है ये देखिए, द स्नेक हिस। अब देखिए स्नेक हिस, फू फू करेगा तो समझो क्या है? कीड़ा है, सर्प है। तो इस हिस वर्ड से मालूम दे रहा है क्या है? सर्प है। तो ये यहाँ क्या हो गया? ओनोमाटोपोइया हो गया। अब दूसरा देखिए, एंड ब्यूटी बॉर्न ऑफ मरमरिंग। मरमरिंग कल कल की ध्वनि जो होती है उसको, छल छल की ध्वनि को हम मरमरिंग कहते हैं। मरमरिंग साउंड शैल पास इनटू हर फेस। उसके ऊपर से कह रहे हैं कि छल छल कल कल की ध्वनियों की सुंदरता गुजर रही थी। तो यहाँ मरमरिंग साउंड से मालूम दे रहा है छल छल कल की आवाज है। तो इसलिए यहाँ पर हो गया आपका ओनोमाटोपोइया। अब जैसे कह दिया तो कैट्स म्याऊ, बिल्ली कैसे बोलती है? म्याऊ कहती है। तो म्याऊ वर्ड से हम समझ सकते हैं कि क्या है? बिल्ली है। तो ये म्याऊ वर्ड से ओनोमाटोपोइया हो गया दोस्तों। क्लियर हुआ ना सब कुछ? अभी दोस्तों ये तो आपकी इंटरमीडिएट तक के सिलेबस के थे। अभी BSc MA के जो कोर्स में अभी पर्सन फिगर ऑफ स्पीच है वो भी बहुत है, लगभग 35 के एबव है। उन सब की वीडियो मैं अगले भाग में दूंगा और उसको भी आप देख लीजिएगा। इसके पहले की वीडियो फिगर ऑफ स्पीच की जो है ट्रिक जो है मैं इसके पहले डाल चुका हूँ, दे चुका हूँ। अगर नहीं देखे हो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उसको भी देख लीजिएगा दोस्तों। और हमारी वीडियो आपको कैसी लगी इसको कमेंट कीजिएगा। कोई प्रॉब्लम हो वो भी कमेंट करके पूछिए, हम क्लियर करेंगे दोस्तों। अगर दोस्तों अभी तक आप चैनल में नए हो, सब्सक्राइब नहीं किए हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसी वीडियो आप देख सकें और अपनी तैयारी कर सकें। इंटरमीडिएट के लिए बहुत ही लाभदायक है दोस्तों। साथ में बेल आइकन भी दिखेगा, उसको भी प्रेस कर देंगे तो हम जब भी वीडियो अपलोड करेंगे वो आपको मिलेगा। ये सब बिल्कुल फ्री है, कोई खर्च नहीं लगेगा दोस्तों, इसमें झिझकिए मत। सब्सक्राइब तुरंत मारिए, अभी मारिए और एक लाइक तो कर दीजिए दोस्तों। बहुत मेहनत से बनाया है, इससे हमें इंकरेजमेंट मिलेगा, हम और भी वीडियो आपको बना के देंगे दोस्तों। और अपने दोस्तों में फटाफट अभी आप शेयर कर दीजिए और हमारी वीडियो को देखते रहिए। कीप ऑन वॉचिंग माय वीडियो, आप उसको देख लीजिएगा। ये जो वीडियो में डाला हूँ आपको, ये MA और BA में ये फिगर स्पीच अलंकार जो है पूछे जाते हैं, उन सब की पूरी जानकारी दूंगा। फुल कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा। पिकाज कॉन्सेप्ट इज पावर
और एक लाइक मार दीजिए और वीडियो को देखते रहिए। तो आइए शुरू करते हैं। अब हम इसके पहले 7 वीडियो दे चुके हैं, 8वीं से यहाँ पर हम शुरू करने जा रहे हैं दोस्तों। आइए देखते हैं क्या है पर 8वां फिगर स्पीच। तो 8वां आपका फिगर स्पीच है अलिटरेशन। अलिटरेशन का मतलब होता है अनुप्रास अलंकार, ठीक है। तो अब देखिए डेफिनेशन क्या है, रेपिटेशन ऑफ सिमिलर साउंड्स इज कॉल्ड अलिटरेशन। मतलब कि अगर सिमिलर साउंड्स मतलब एक ही तरह की ध्वनियों का बार बार अगर वाक्य में आ रहे हैं तो उसको क्या कहेंगे, हम अलिटरेशन कहेंगे, अनुप्रास अलंकार कहेंगे। एक ही तरह के शब्द की ध्वनि बार बार आवे तो उसे अनुप्रास अलंकार कहा जाता है, हिंदी में भी है। और एग्जाम्पल देख लेते हैं, इंस्टेंस एग्जाम्पल, एप्ट अलिटरेशन आर्टफुल एड। मतलब उचित अलिटरेशन जो होता है वही अच्छा एड में मालूम चलता है, कलाकृति मानी जाती है। तो यहाँ पर देखिए एप्ट अलिटरेशन आर्टफुल एड, इसमें एक ही पुनरावृत्ति हुई है, एक ही साउंड की पुनरावृत्ति हुई है, इसलिए आपका अनुप्रास अलंकार हो गया। और हिंदी में भी आपका अनुप्रास अलंकार होता है। तो जैसे है चांदनी की चाची ने चांदी के चम्मच से चांदनी के चाचा को चांदनी चौक पर चटनी चटाया। तो इसमें देखिए चांदी और चांदनी शब्द की पुनरावृत्ति हो रही है, तो यहाँ पर भी क्या हो गया, अलिटरेशन अलंकार हो गया, अनुप्रास अलंकार हो गया दोस्तों हिंदी में। और है दूसरा एक और है कि ये है, चारूचंद्र की चंचल किरणें खेल रही है चल थल में। तो यहाँ पर चारूचंद्र चार की पुनरावृत्ति हो रही है, तो यहाँ पर भी अनुप्रास अलंकार हो गया। तो आइए एक और देखते हैं, आफ्टर लाइफ्स पिटफुल फीवर ही स्लीप्स वेल। यहाँ पर भी देखिए एक ही पुनरावृत्ति हुई है और यफ की भी पुनरावृत्ति हुई है, इसलिए यहाँ पर भी हो गया आपका श्लेष अलंकार, सॉरी अनुप्रास अलंकार अलिटरेशन। और 9th है आपका पन। पन को हम हिंदी में कहते हैं श्लेष अलंकार। श्लेष में क्या होता है दोस्तों, चिपका हुआ होता है, छुपा हुआ होता है। तो इसमें जो है एक ही शब्द के कई अर्थ छिपे होते हो, उसको हम क्या कहते हैं, पन कहते हैं, श्लेष अलंकार कहते हैं हिंदी में। और इंग्लिश की डेफिनेशन देखते हैं, पन इज ए फिगर ऑफ स्पीच इन विच वन वर्ड हैविंग 2 or more डिफरेंट मीनिंग। मतलब एक ही शब्द के अगर कई अर्थ निकल रहे हैं तो उसको क्या कहेंगे, हम श्लेष अलंकार कहेंगे दोस्तों। एक ही शब्द का कई अर्थ निकलेगा। अब जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल देख दिया है, इफ अ वुमन लॉसेस हर हस्बैंड सी पाइंस फॉर सेकेंड। मतलब इसका सीधा अर्थ निकालेंगे तो यदि एक औरत अपने पति को खो देती है, दूसरे पति की कल्पना करती है, तो यहाँ का मतलब ये हुआ कि अगर एक औरत का पति मर गया तो दूसरे पति मतलब भगवान की कल्पना करती है। तो एक ही शब्द के यहाँ 2 अर्थ निकल रहे हैं, तो यहाँ पर क्या हो गया, आपका पन हो गया। अब हिंदी में भी है, जैसे कनक कनक पे 100 गुना मादकता अधिकाय, जो खाए बहुराए जो ना पाए बहुराए। यहाँ पर भी देखिए कनक कनक शब्द जो है इसके 2 अर्थ हैं। एक कनक का अर्थ होता है धतूरा, दूसरे कनक का अर्थ होता है क्या बोलते हैं, सोना। अगर आदमी सोना पा जाएगा तब भी बौरा जाएगा, धतूरा खा लेगा तब भी बौरा जाएगा। तो एक शब्द के 2 अर्थ निकल रहे हैं, इसलिए यहाँ पर श्लेष अलंकार है। और आइए एक एग्जाम्पल दिखाते हैं। और सेकेंड एग्जाम्पल है, एंड हर वंडरस आइज लव्स लाइज एंड लाइज एंड लाइज। यहाँ पर भी देखिए आपका पन है। अब आइए देखते हैं अगला अलंकार है 10वां क्लाइमैक्स। क्लाइमैक्स को हम कहते हैं चरमावस्था अलंकार। तो आइए इसका डेफिनेशन है, क्लाइमैक्स इज ए फिगर ऑफ स्पीच इन विच डिफरेंट आइडिया आर अरेंज्ड इन द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ इम्पॉर्टेंस। द लोअर आइडिया यूज फर्स्ट एंड हायर आइडिया एट लास्ट। मतलब कि अगर किसी व्यक्ति के गुणों का जो है एक सीरियल नंबर से कम से ज़्यादा की ओर उसके वर्णन किया गया हो तो उसको हम क्या कहते हैं, चरमावस्था या क्लाइमैक्स अलंकार कहते हैं फिगर स्पीच। तो आइए यहाँ एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं दोस्तों। हाँ देखिए, क्लाइमैक्स इज ए एग्रीएबल वर्ड्स विच मीनिंग इज लैडर। क्लाइमैक्स मतलब क्या होता है, एक सहमति शब्द है और इसका मतलब होता है क्या, लैडर। लैडर मतलब सीढ़ी, जैसे सीढ़ी में नीचे से ऊपर चलते हैं वही क्लाइमैक्स है दोस्तों, वो कुछ नहीं है। एग्जाम्पल देखते हैं, ही वॉज अब्यूज्ड, उसको क्या किया गया, गाली दिया गया। बीटन माने पीटा गया, एंड किल्ड मतलब मार दिया गया। तो सीरियल नंबर से काम बढ़ रहा है ना, पहले गाली दिए, फिर उससे थोड़ा सा बड़ा काम किया, उसकी पिटाई की आपने, फिर उसके बाद उसको खत्म कर दिया, मार दिया। तो छोटे से बड़ा हो रहा है, तो यहाँ आपका क्या हो गया, क्लाइमैक्स हो गया। आइए अगला अलंकार देखते हैं हम, एंटी क्लाइमैक्स। ठीक है, एंटी क्लाइमैक्स दोस्तों क्या है, देखिए इसको हिंदी में कहते हैं दुखांत। तो
ये आप उखांत क्या है? एंटी क्लाइमैक्स इज ए फिगर ऑफ स्पीच इन विच समथिंग डिसेंटेड फॉल फ्रॉम ग्रैंड एंड ग्रेट टू एक्सट्रीमली स्मॉल. द टोटल इफेक्ट ऑफ दिस अरेंजमेंट इज वन ह्यूमरस एंड रेडिकुल्स. तो मतलब इसका हो गया दोस्तों कि अगर कोई अलंकार उसमें रेडिकुल्स मतलब कि ताने दिए गए हैं और उसमें कुछ नीचे की बातों को किया गया है वर्णन, और एक्सट्रीमली स्मॉल मतलब बहुत छोटा बताया गया, तो वहाँ पर आपका एंटी क्लाइमेक्स हो जाएगा. और ये जो आपका हाइपरबोल का ही अपोजिट है. और ये एग्जाम्पल देखते हैं. हु इच कोर्स ऑफ वन रिवॉल्विंग मून वॉच लेयर. यहाँ पर आपका एंटी क्लाइमेक्स हो गया. स्टेटमेंट्स, लीडर्स एंड बफून्स. अब आइए नेक्स्ट है आपका एलेगोरी. एलेगोरी को हम पैराबोल भी कहते हैं, फेबल भी कहते हैं. और ये आपका जो आपका इसको हम रूपक कथा कहते हैं दोस्तों. ये जो आपका मेटाफोर पढ़ाए थे वही से मिलता जुलता है. तो एलेगोरी, पैराबल, फेबल आर फिक्शनस स्टोरीज दैट टीच सम मॉरल. मतलब जिसमें कुछ नैतिकता की बातें बताई गई है वो आपका क्या होता है? एलेगोरी होती है. अब आइए नेक्स्ट देखते हैं पैथेटिक फैलेसी. इसको करुण भ्रांति कहते हैं. तो देखिए पैथेटिक फैलेंसी इज ए फिगर ऑफ स्पीच इन विच समथिंग नेचर इज रिगार्डेड एज टेकिंग एक्टिव इंटरेस्ट इन द ह्यूमन अफेयर्स. मतलब इसमें इस तरह से फिगर स्पीच जिसमें प्रकृति अपने कुछ कामों को मनुष्यों के ऊपर दबाव डाले, उससे करवाए. दिस इज ए काइंड ऑफ पर्सोनिफिकेशन. ये भी क्या है? एक तरह का पर्सोनिफिकेशन ही होता है. बट डेस्टिनी इज नॉट प्रोटेक्ट इन पर्सोनिफिकेशन. पर्सोनिफिकेशन डेस्टिनी नहीं होती है, इसमें डेस्टिनी भाग के ऊपर निर्भर है. एग्जाम्पल देखते हैं. अर्थ फेल्ट द वुंड एंड नेचर फ्रॉम बीसीट साइंग थ्रू ऑल हर वर्क गेव साई ऑफ अवे अक्यूज लास्ट ऑल वाज लास्ट. तो ये आपका हो गया क्या? करूड़ हो गया दोस्तों. तो आइए नेक्स्ट देखते हैं. तो चलिए दोस्तों इपिग्राम का एक एग्जाम्पल हम आपको और दिखा देते हैं. इट इज ए ब्रीफ पॉइंट स्टेटमेंट विच एक्साइटेड सरप्राइज एंड अरेस्ट अटेंशन. मतलब कि एक साल्ट में अगर किसी स्टेटमेंट को बता रहे हो और उसको तो क्या हो गया? ध्यान एकत्रित करे, वो आपका एपिग्राम हो गया दोस्तों. तब जैसे आपका दिया है इलस्ट्रेशन इन द मिड्स ऑफ द लाइफ वी आर इन डेथ. ये आपका क्या हो गया? एपिग्राम हो गया यहाँ पर. तो चलिए दोस्तों अगला हमारा फिगर स्पीच आ गया आपका पैराडॉक्स. पैराडॉक्स मीन्स क्या होता है? विरोधोक्ति. विरोधोक्ति क्या होता है आइए देखते हैं. तो पैराडॉक्स इज ए फिगर ऑफ स्पीच इन विच अ स्टेटमेंट विच दो आउटवर्डली कॉन्ट्रडिक्टरी contain a deeper truth in this. A lot of sense at the bottom but almost no sense on the surface. मतलब वह फिगर स्पीच जो कि देखने में क्या लगता हो? कंट्राडिक्टरी, विपरीत लगता हो, विरोधाभास लगता है, और उसकी जो मीनिंग होती है सतह पर न होकर के उसके बॉटम में होती है. मतलब गहराई में जाएंगे तभी उसका अर्थ निकलेगा, और ऊपर से देखने में कुछ और लगता है और गहराई सोचने में कुछ और अर्थ निकलता है. तो उसको हम क्या कहते हैं? पैराडॉक्स कहते हैं. तो एग्जाम्पल देखते हैं. चाइल्ड इज ए फादर ऑफ द मैन. देखिए बच्चा जो होता है एक आदमी का पिता होता है. तो इसको गहराई से सोचेंगे तब इसका कुछ अर्थ निकलेगा, और इसे ऊपर से देखने में लग रहा है बच्चा आदमी के बाप कैसे हुआ, ऐसा नहीं हो सकता. मतलब वही बच्चा जब बड़ा होगा तो उस आदमी का क्या हो जाएगा? उस दूसरा आदमी बनेगा, उसका बाप बनेगा वो. तो इस तरह से अर्थ निकालेंगे तो इसका अर्थ निकल जाएगा दोस्तों. आइए अगला देखते हैं एग्जाम्पल. देयर इज नॉन सो पुअर एज ए वेल्थी माइचर. देयर इज नो वन पुअर सो पुअर. मतलब ऐसा उससे ज़्यादा कोई गरीब नहीं है एज ए वेल्थी माइचर. मतलब जितना धनवान
कंजूस गरीब होता है उससे ज़्यादा कोई गरीब नहीं होता। सही बात है। तो यहाँ पर भी आपका हो गया पैराडॉक्स। आइए नेक्स्ट फिगर स्पीच है 18th, मेटोनिमी। मेटोनिमी क्या है? द फिगर ऑफ स्पीच इन विच वी सब्सटीट्यूट फॉर द नेम ऑफ द थिंग्स समथिंग क्लोजली एसोसिएटेड विथ इट, इट मीन्स चेंज द नेम। मतलब कि नाम को चेंज कर दिया जाता है इसमें, और उसका अर्थ जो उसमें छिपा रहता है उसके लिए उसका प्रयोग कर दिया जाता है। तो ये क्या हो गया? मेटोनिमी हो गया। अब जैसे एग्जाम्पल है क्राउन फॉर किंग, पेन फॉर राइटर, पर्स फॉर द मनी। तो इसमें क्या है? सबके लिए उसका अर्थ शब्द बनाया गया, कौन सा किसके लिए है, तो इसी को हम क्या करते हैं मेटोनिमी के। जैसे क्राउन फॉर किंग मतलब सिंहासन जो है राजा के लिए, पेन फॉर राइटर, राइटर के लिए क्या है? कलम की जरूरत है, पर्स फॉर मनी पैसा रखने के लिए पर्स जरूरत है। तो सबका अलग अलग शब्दों का अलग अलग के साथ संबंध है, ये आपका मेटोनिमी हो गया। और द पेन इज माइटर देन द स्वार्ड, निकी जो पेन होती है माइटर मतलब शक्तिशाली, देन स्वार्ड मतलब कलम तलवार से ज़्यादा ताकतवर होती है। तो यहाँ पर भी आपका क्या हो गया? मेटोनिमी हो गया। तो आइए आगे देखते हैं दोस्तों। चलिए फ्रेंड्स, मेटोनिमी को थोड़ा एक लैंग्वेज और बताते हैं। तो ये चेंज ऑफ नेम और मेटोनिमी होता है। एन ऑब्जेक्ट इज डिजाइंड बाय द नेम समथिंग्स विच इज जनरली एसोसिएटेड विथ, मतलब कि ऐसा वर्ड जो कि किसी से जुड़ा है उसी के लिए बनाया गया, वही आपका मेटोनिमी हो गया। जैसे एग्जाम्पल है अ रॉड फॉर वाइज एंड नॉट फॉर फूल, मतलब कि बुद्धिमानों के लिए क्या है? रॉड दंड की जरूरत, और नॉट फॉर फूल और जो मूर्ख है उनको लिए क्या है? ऑर्डर की जरूरत होती है। ये आपका यहाँ पर मेटोनिमी हो गया। तो आइए अगला फिगर देखते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम 19वां आपका है सिनेक्डोक। सिनेक्डोक क्या होता है? सिनेक्डोक इज द फिगर ऑफ स्पीच इन विच अ पार्ट इज यूज टू express the whole or whole is vice versa is used to express the part, मतलब कि एक हिस्सा पूरे को व्यक्त करे या पूरा एक हिस्से को अगर व्यक्त कर रहा है तो वही आपका क्या हो गया? सिनेक्डोक हो गया। और एग्जाम्पल देखते हैं। ही कैन नो लॉन्गर अर्न, मतलब वो कुछ ज़्यादा नहीं कमा सका। हिच ब्रेड मतलब अपनी रोटी के लिए, तो नेसेसरी राइज में जितनी ज़रूरत है। तो यहाँ पर आपका सिनेक्डोज हो गया। अब इसके बाद 20वां आइए देखते हैं क्या है। 20वां आपका आयरोनी। आयरोनी क्या होता है? इसको हम व्यंग्योक्ति कहते हैं। आयरोनी इज द फिगर ऑफ स्पीच इन विच कंटेन डबल मीनिंग, मतलब आयरोनी ऐसा अलंकार होता है जिसमें एक ही शब्द के डबल मीनिंग है और दो अर्थ होते हैं। और सरफेस एंड इनर मीनिंग, मतलब उसका सरफेस और सतह पर कुछ और अर्थ हो, और अगर इनर में गहराई में जाएंगे तो कुछ और मतलब होता है। तो इनर इज अपोजिट ऑफ सरफेस, इनर जो है सरफेस से क्या है? अपोजिट होता है। तो ये आपका क्या होता है? आयरोनी होता है। तो आइए आगे देखते हैं आयरोनी। चलिए दोस्तों, आयरोनी का एक डिफिनेशन और देख लेते हैं। दिस इज द मेड ऑफ स्पीच, इन दिस स्पीच द रियल मीनिंग इज एग्जैक्टली इन द अपोजिट, मतलब जो असली अर्थ होता है एकदम दूसरा जो शब्द होता है उसका क्या होता है? अपोजिट होता है। तो यही आपका आयरोनी हो गया। फॉर एग्जाम्पल है कमिंग रशिंग डाउन टुगेदर फ्रॉम द क्लाउड, ये आपका क्या हो गया? आयरोनी हो गया। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं। तो चलिए दोस्तों, 21 है आपका सैक्रास्म। सैक्रास्म क्या होता है? व्यंग्य ताना होता है, ताना जो मारते हैं वही इसको हम सैक्रास्म कहते हैं। तो आइए सरकास्म देखते हैं क्या है। सरकास्म इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच डायरेक्ट अटैक एंड एम एट सेंस्योर, रेडिक्यूल्स आर द कंटेम्प्ट, मतलब रेडिक्यूल्स मतलब वही ताना होता है। तो अगर किसी पर आप डायरेक्ट अटैक कर रहे हैं, सीधे कुछ बोल दे रहे हैं, ताना मार दे रहे हैं, तो वही क्या हो गया? सरकास्म हो गया दोस्तों। अब एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मैन काइंड एज द मोस्ट परनिशियस रेस ऑफ द लिटिल ऑडियस वर्मिन, तो यहाँ पर क्या हो गया? सरकास्म हो गया। तो आइए इसका और देखते हैं कुछ। तो चलिए दोस्तों, 22वां फिगर स्पीच है हमारा इनिएंडो। इनिएंडो क्या है? इनिएंडो मतलब होता है परोक्ष, आड़ में। तो एन इनिएंडो इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच इज ए सॉर्ट ऑफ ए सेंस्योर और रेडिक्यूल्स, मतलब कि इसमें भी अगर आप आड़ में किसी को ताना मार रहे हैं, इधर उधर कर रहे हैं, तो क्या हो गया? नीडो हो गया। तो बट इट इज नेवर डायरेक्ट, मतलब सीधे इसमें सामने सामना नहीं होता है, पर में होता है, आड़ में कहा जाता है। इट इज ओनली हिंटेड एट द क्लियरली एज इन
आयरोनी, जैसे आयरोनी में बताया गया था वही चीज़ इसमें है, लेकिन इसमें डायरेक्ट न करके बुद्धिमानी से आदमी कहा जाए तो आपका इनिनिंड हो गया। अब आइए एग्जाम्पल देखते हैं। ही वॉज बॉर्न ऑफ रिच, वह मतलब धन लोगों के पास पैदा हुआ, बट ऑनेस्ट पेरेंट्स, लेकिन उसके माता पिता क्या थे, ईमानदार थे। तो इसमें भी क्या है, आड़ में ताने मारे जा रहे हैं, तो ये आपका इनिनिंड हो गया। आइए 23 नंबर का फिगर स्पीच हमारा है ट्रांसफर्ड एपिथर और हाइपोलाइज। तो ट्रांसफर एपिथर भी कहते हैं, हाइपोलाइज भी कहते हैं इसको। तो क्या हाइपोलाइज इज द फिगर ऑफ स्पीच इन व्हिच एडजेक्टिव इज ट्रांसफर्ड आर अटैच्ड टू अ नाउन, मतलब कि वह फिगर स्पीच जिसमें कोई विशेषण जो है एक संज्ञा से जुड़ा हो, वर्ड विथ व्हिच इट इज एसोसिएटेड इंस्टेड ऑफ टू वर्ड टू विच इट इज रियली बिलोंग, मतलब वास्तव में जिससे संबंधित होता है उसी से जोड़ा होता है। तो आपका ये ट्रांसफर एपिथर हो गया दोस्तों। अब आइए एग्जाम्पल देख लेते हैं। आई पास्ट अ रेस्टलेसली नाइट, मतलब हम बिना आराम किए रात भर चलते रहे। तो यहाँ पर आपका क्या हो गया, ट्रांसफर एपिथर हो गया दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, हमारी अगली फिगर स्पीच है 24 नंबर पर लिटोटस। लिटोटस क्या होता है, देखिए लिटोटस इज द फिगर ऑफ स्पीच इन विच अ नेगेटिव नो नॉट इज यूज्ड विथ सम अदर वर्ड्स टू एक्सप्रेस एज ए स्ट्रॉन्ग अफर्मेशन। अगर दोस्तों नहीं का प्रयोग जो है किसी मजबूत स्ट्रॉन्ग अफर्मेशन के लिए, शब्द के लिए प्रयोग कर रहे हैं तो उसको हम क्या कहेंगे, लिटोटस कहेंगे दोस्तों। एग्जाम्पल है जैसे ही इज नो मीन स्कॉलर, ही इज नो मीन स्कॉलर, मतलब वो किसी मतलब से स्कॉलर नहीं है। तो इसमें आपका नो भी लगा है उधर स्कॉलर के लिए, तो इसलिए आपका यहाँ क्या हो गया, लिटोटस हो गया। तो आइए एक और एग्जाम्पल दिखाते हैं लिटोटस के बारे में। तो देखिए दोस्तों, एक लिटोटस का और है, व्हेन एन affirmation is conveyed by negation of a opposite, it is opposite of hyperbole। तो मतलब कि कोई अगर अफर्मेटिव चीज़ें जो है निगेटिव चीज़ें के लिए हम इसका यूज कर रहे हैं तो वही आपका क्या हो गया, लिटोटस हो गया। ये आपका हाइपरबोल जो अति संयुक्त होती है उसी का अपोजिट होता है, उल्टा होता है। इलस्ट्रेशन है जैसे डॉग इज गॉड, गॉड इज नॉट डॉग, मतलब कुत्ता भगवान है और लेकिन भगवान कुत्ता नहीं है। तो यहाँ पर क्या है आपका लिटोटस हो गया। द मैन इज नो फूल, मतलब आदमी कोई मूर्ख नहीं है। यहाँ पर भी क्या हो गया हमारा लिटोटस हो गया दोस्तों। आइए अगला फिगर स्पीच देखते हैं। तो चलिए दोस्तों, अगला फिगर स्पीच हमारा आ गया 25 नंबर पर यूफेनिज्म। यूफेनिज्म मतलब प्रयोक्ति होती है। तो यूफेनिज्म क्या है, यूफेनिज्म इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच गुड एग्रीएबल आर ऑस्पिशियस वर्ड, ऑस्पिशियस मतलब मंगल का शुभ शब्द जो होता है, यूज इन स्टीड ऑफ एन इविल, मतलब कि अगर बुरी चीज़ों के लिए अगर अच्छे शब्दों का, उपयुक्त शब्दों का, सहमति वाले शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है तो आपका यूफेनिज्म हो गया। डिसएग्रीएबल आर इन ऑस्पिशियस वर्ड, जो खराब शब्द है उसके लिए अच्छे वर्ड शब्दों का प्रयोग ही सिंपल बात में यूफेनिज्म हो गया दोस्तों। आइए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। चलिए दोस्तों, यूफेनिज्म के बारे में कुछ और देख लेते हैं। यूफेनिज्म कंसिस्ट इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ अ डिसएग्रीएबल थिंग बाय एन एग्रीएबल थिंग, मतलब डिसएग्रीएबल चीज़ों के लिए जो है एग्रीएबल सहमति वाली चीज़ों का प्रयोग करना ही आपका एक यूफेनिज्म हो गया दोस्तों। जैसे द किंग हैज फॉलन asleep, जैसे राजा गहरी निद्रा में सो गया। इट मीन्स ही डाइड, का मतलब क्या हुआ, वह मर गए। तो यहाँ देखो राजा मर गए, अगर उससे किसी को कहोगे भाई तुम मर जाओगे, वो मर गया तो अच्छा नहीं लगेगा, तो उसको थोड़ा ऐसी भाषा में कहो कि सुंदर लगे कहने में, तो उसको क्या कहा जाएगा, यूफेनिज्म में कहा जाएगा। जैसे वो कहोगे तुम मर गए तो अच्छा नहीं लगेगा। अब कह दिया कि वो तुम्हारा तुम सब सिधार गए, या क्या हो गया, यूफेनिज्म हो गया दोस्तों। और आइए अब अगला देखते हैं। चलिए दोस्तों, हमारा अगला फिगर स्पीच आ गया 26 नंबर पर पेरीफ्रेसिस और सर्कम्युलेशन। सर्कम्युलेशन या पेरीफ्रेसिस एक ही होता है। तो पेरीफ्रेसिस मीन्स अ पीस ऑफ ए राइटिंग, मतलब किसी राइटिंग का टुकड़ा ही जो है क्या होता है, पेरीफ्रेसिस होता है। इज नाइदर प्लेनिफेसिस। अब जैसे एग्जाम्पल है कि द फ्लेमिंग ऑर्ब ऑफ डे, इट क्या है, सन हो गया, मतलब सूर्य जो है धूप देते हैं। तो ये आपका
वेरी प्रेसियस हो गया। अब अगला है वन प्रोमिनिएंट फीचर, ये वंस हो गया, ये भी आपका प्रेसियस हो गया। तो चलिए दोस्तों, हमारा अगला 27 नंबर पर फिगर स्पीच टर्टोलॉजी आर प्लेओनेसिस। तो इसको हम पुनरुक्ति भी कहते हैं टर्टोलॉजी के हिंदी में। तो यह है क्या, रेपिटेशन ऑफ द सेम आइडिया इन ए डिफरेंट वर्ड इज कॉल्ड टर्टोलॉजी। मतलब कि रेपिटेशन दोहराना आप सेम आइडिया, मतलब एक ही विचार को डिफरेंट वर्ड मतलब अलग शब्दों में, अगर एक आप जो एक ही विचार है उसको अलग अलग शब्दों में दोहरा रहे हो, बात कर रहे हो, तो उसको क्या कहेंगे, टर्टोलॉजी कहते हैं दोस्तों। ही इज रिजॉइस एट द हैप्पी साइड, मतलब वो कह रहा है कि रिजॉइस माने भी क्या होता है, आनंद होता है, हैप्पी माने भी आनंद होता है। तो यहाँ पर दोनों माने आनंद होता है, इसलिए यहाँ पर क्या हो गया, टर्टोलॉजी हो गया। अलग अलग एक ही अर्थ दोनों का है लेकिन शब्द अलग है। तो कह रहा है कि रिजॉइस मतलब वो आनंद लेता है, एट हैप्पी साइट और प्रसन्नचित्त दृश्य का, प्रसन्नचित्त दृश्य का वो आनंद लेता है। तो ये दो, ये रिजॉइस और हैप्पी सेम वर्ड है, इसलिए यहाँ पर टर्टोलॉजी हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल है दूसरा, ही इज एक्सट्रीमली, एक्सट्रीमली मैंने अत्यधिक, ओल्ड मैन मैंने बहुत ज़्यादा बूढ़ा है, आप 100 ईयर मतलब 100 साल का। तो यहाँ एक्सट्रीमली और 100 जो है 100 साल का एक ही शब्द हो गया। तो यहाँ पर आपका टर्टोलॉजी हो गया दोस्तों। आइए नेक्स्ट फिगर स्पीच हमारा 28 है, रेपिटेशन मतलब कि दोहराना। रेपिटेशन इज ए फिगर ऑफ स्पीच इन व्हिच द की वर्ड्स इंपॉर्टेंट वर्ड्स इन द सेंटेंस इज रिपीटेड। अगर दोस्तों कह रहा है कि जो इंपॉर्टेंट वर्ड है, महत्वपूर्ण शब्द है, वो अगर रिपीट हो रहा है, दोहराया जा रहा है, तो उसमें क्या कहेंगे, रेपिटेशन कहेंगे। जैसे दिया, ओ डार्क 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 अमिड ए प्लेच ऑफ मून, इसमें क्या हो गया, डार्क डार्क, इसमें आपका रेपिटेशन हो गया, दोहराया जा रहा है। अगला है alone alone all alone alone on a wide wide sea, तो इसमें भी देखिए alone alone सब आया है, तो ये आपका रेपिटेशन हो गया। अब 29 आपका इंट्रोगेशन मतलब प्रश्नवाचक सूचक, और इसको हम हेटोरिकल क्वेश्चन भी कहते हैं। तो इंट्रोगेशन a figure of speech in which put a kind of question which there is only one answer, मतलब कि इसमें एक ऐसा प्रश्न बनाया जाए जिसका एक ही उत्तर होता है, और कैन बी गिवन दैट आंसर मस्ट बी आइदर स्ट्रॉन्ग अफर्मेशन और स्ट्रॉन्ग निगेशन, मतलब वो जो उत्तर हो या तो निगेटिव हो या तो अफर्मेटिव हो, लेकिन एक ही उत्तर हो तो आपका इंट्रोगेशन होता है। उस वहाँ पर एग्जाम्पल आइए देखते हैं। इफ़ यू सक्सीड डू नॉट रिजॉइस, तो अगर तुम सफल हो तो डू नॉट रिजॉइस, तो आनंद मत करो। तो यहाँ क्या है, नहीं जो कहा गया ये अफर्मेशन है, हो गया आपका, अगर सफल हो तो आनंद नहीं करोगे। कैन द एपिकैन चेंज हिज स्किन और leopard its sports in there anybody here who does not love his mother and his motherland, मैंने ऐसा कौन है जो अपनी माँ को और मातृभूमि को प्यार नहीं करता। तो इसमें देखिए नहीं आया, नो आया है। अगला है एक्सक्लामेशन, विस्मय सूचक। एक्सक्लामेशन इज ए फिगर ऑफ स्पीच इन विच इज ए स्ट्रॉन्ग एक्सप्रेशन ऑफ द सम पावरफुल फीलिंग, मतलब अगर किसी पावरफुल भावनाएं हैं उसके लिए अगर स्ट्रॉन्ग वर्ड का प्रयोग कर रहे हैं तो ये आपका एक्सक्लेमेशन हो गया। इसमें विस्मय सूचक चिन्हों का प्रयोग होता है, जैसे अ हॉर्स ए किंगडम फॉर द हॉर्स एंड ओ द डिफरेंस टू मी, तो ये सभी क्या हो गया, एक्सक्लेमेशन हो गया दोस्तों। अब आइए अगला फिगर स्पीच देख लेते हैं। तो आइए देखते हैं अब हमारा आ गया अगला फिगर स्पीच, इमेज। इमेज मीन्स प्रतिबिंब, एंड इमेज इज एन विजुअल पिक्चर योग बाय द आइदर वर्ड्स और द फ्रेज, एंड इमेज कैन आल्सो रिफर टू द सेंस ऑफ टेस्ट, स्मेल, टच एंड हर्ट, मतलब इमेज क्या होता है, वो विजुअल में दिखाई देता है, उसका तस्वीर ही दिखाया जा रहा है, तो वही आपका इमेज हो गया। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। देयर इज अ गार्डन इन हर फेस, मतलब उसके चेहरे पर एक बगीचा है, जहाँ और व्हेयर रोज एंड वाइट लिलीज ग्रीव, जहाँ पर कमल और सफ़ेद लिली जो है उगते हैं। अब आइए अगला फिगर स्पीच हमारा है सिंबल। सिंबल मतलब संकेत या प्रतीक होता है दोस्तों। अ सिंबल इज यूज्ड इन द राइटिंग टू स्टैंड फॉर समथिंग, अगर दोस्तों कह रहे हैं सिंबल यूज्ड इन राइटिंग, कोई चीज़ लिख रहे हो उसमें
चीज़ों को समझने के लिए इसका प्रयोग करते हो आपका सिंबल हो गया। एग्जाम्पल जैसे डो विच सिंबल ऑफ पीस, जैसे शांति का प्रतीक क्या है, डोव है, बत्तख है, तो ये आपका सिंबल फिगर स्पीच हो गया यहाँ पर। आइए दोस्तों हमारा अगला फिगर स्पीच है ऐसे। ऐसे मतलब होता है निबंध। अ लिटरेरी कंपोजिशन commonly in the prose on any subject, it is nothing but an exercise in a composition। मतलब कंपोजिशन में अगर कोई चीज़ आप यूज कर रहे हैं, उसके ऊपर कुछ लिख रहे हैं प्रोज में या किसी चीज़ के ऊपर, तो आपका क्या हो गया, ऐसे हो गया, निबंध हो गया। और ये आपका कई प्रकार के होता है। पहला है डिस्क्रिप्टिव ऐसे, दूसरा है नैरेटिव ऐसे, तीसरा है रिफ्लेक्टिव ऐसे, चौथा इमेजिनेटिव ऐसे, काल्पनिक ऐसे, पाँचवा है एक्सपोजिटरी ऐसे। आइए इसके बाद हमारा फिगर ऑफ स्पीच अगला अंडर स्टेटमेंट। अंडर स्टेटमेंट में होता है न्यूनोक्ति। न्यूनोक्ति क्या है दोस्तों, देखिए दिस इज द अपोजिट ऑफ हाइपरबोल। न्यूनोक्ति दोस्तों हाइपरबोल जो अतिशयोक्ति होता है उसी का उल्टा क्या होता है, न्यूनोक्ति होती है। और इंस्टीड ऑफ एग्जैजरेशन, एग्जैजरेशन में बढ़ा चढ़ा के बात करना, एग्जैजरेशन करते हैं। और द ऑथर एक्सप्रेस हिमसेल्फ विथ द रेस्ट्रेंट। रेस्ट्रेंट मतलब संयम में, रोक करके। अगर आप अपनी भावनाओं को रोक करके संयम में, लिमिट में बता रहे हैं, तो उसी को हम क्या कहते हैं, अंडर स्टेटमेंट कहते हैं दोस्तों। और हाइपरबोल में खूब बढ़ा चढ़ा के बताया जाता है, ये हम बता चुके हैं पहले। अब एग्जाम्पल है द ब्रिटिश आर नोन फॉर दियर अंडर स्टेटमेंट। ब्रिटिश को कराएं कि अपने संयम में रहते थे, इसलिए उनको जाना जाता है। देयर फॉर दे ऑलवेज अंडर स्टेटमेंट, इसलिए वे हमेशा संयम में रहते थे दोस्तों। तो हमारा जितना फिगर स्पीच था आज हम पूरा कंप्लीट कर चुके हैं दोस्तों। और इसके पहले भी हम 2 फिगर स्पीच डाल चुके हैं, उसको भी आप देख लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में आई बटन दबा करके लिंक मिल जाएगा, उसको भी जरूर देख लीजिएगा दोस्तों। अगर पहली बार आप हमारे चैनल में भी आए हो, सब्सक्राइब नहीं किए हो, तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसी वीडियो देखने के लिए। और अपने दोस्तों में इसको अभी फटाफट शेयर कर दीजिए तथा एक लाइक मार दीजिए हमारी वीडियो को, तब हमें और प्रोत्साहन मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा, हम और वीडियो आपको देंगे देखने के लिए दोस्तों। और हमारी वीडियो कैसी लगी है इसे कमेंट में भी इसको कीजिएगा दोस्तों। कीप ऑन वॉचिंग माई वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड हैव ए नाइस डे। ओके, थैंक यू।